हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बघेल ट्यूटोरियल के हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय के पुलिस विभाग का एक जो संस्था है, तो उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय जो भर्ती होती है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की भर्ती को जारी कर दिया है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, वो जिसको उप निरीक्षक भी कहते हैं, वो CGPSC के थ्रू देखिए जारी किया है। ठीक, तो आज हम उसी पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को सही जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है, इसमें 3-4 तरह के पोस्ट होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर। ठीक है, तो इसमें सूबेदार का एक पद है, जो हालांकि ये सब एक ही रैंक पे है, लेकिन थोड़ा सा सूबेदार का पद थोड़ा बड़ा होता है। तो सूबेदार का पद है। उप निरीक्षक संवर्ग, उप निरीक्षक में आपका अंगुल चिन्ह, पहले तो सिंपल उप निरीक्षक आएगा वो, फिर उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, फिर उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज आगे देखेंगे, फिर उप निरीक्षक साइबर क्राइम और उप निरीक्षक कंप्यूटर, ये उप निरीक्षक कैटेगरी में आएगा। और प्लाटून कमांडर का आपका पोस्ट निकला हुआ है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि ये फॉर्म आपका कब से भरना शुरू हो रहा है और इसका अंतिम डेट क्या है फॉर्म को भरने का। ठीक, तो देखिए ये फॉर्म जो है भरने का शुरुआत हो रहा है ऑनलाइन। आपको ये फॉर्म भरना है 23 अक्टूबर 2024 से। 23 अक्टूबर 2024 से ये फॉर्म क्या होगा, ऑनलाइन भरना शुरू होगा दोपहर 12 बजे से। ठीक है, 23 अक्टूबर 2024 से आपको ये फॉर्म भरना है दोपहर 12 बजे से। ठीक, और इस फॉर्म का अंतिम तिथि जो है वो देखिए दिनांक 21 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, दिनांक 21 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। तो 23 अक्टूबर 2024 से लेकर आपका 21 नवंबर 2024 तक, यानी लगभग 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। आप ये पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय भर्ती है। युवा जो हमारे हैं, जो डिफेंस में पुलिस में जाना चाहते हैं, उनको ये भर्ती का इंतज़ार बहुत रहता है और वो खूब तैयारी करते हैं। तो अच्छा है कि अब आ गया है और आज से आप लोग ये अपनी भर्ती की तैयारी क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा, इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, कितनी हाइट चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, और आपको आवेदन क्या करना है, ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन आवेदन ही भरना है, कोई भी इसमें ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना है, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या साइबर कैफे के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। अब मान लीजिए अच्छा, ऑनलाइन आवेदन आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट CGPSC की वेबसाइट पे जाके करना है। ठीक है, आपको CGPSC की वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में, का लिंक भी यहाँ दिया रहेगा, ये देखिए। ठीक है, और वैसे गूगल सर्च करेंगे तो लिंक मिल जाएगा आपको, CGPSC लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, और उस वेबसाइट में जाके आपको क्या करना है, आवेदन करना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप आवेदन करते हैं, तो आवेदन में मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आवेदन में गलती हो जाती है तो उसमें त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। तो आवेदन में गलती हो जाएगी तो 22 नवंबर से 24 नवंबर तक, ठीक है, 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आप लोग निःशुल्क आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं, अगर आवेदन भरते समय कोई गलती हो गई। ठीक, लेकिन अगर आपने 22 नवंबर से 24 नवंबर तक भी आवेदन में त्रुटि होने के बाद भी आपने सुधार नहीं किया, तो फिर आपको एक और मौका देता है पुलिस विभाग या CGPSC। 25 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024 के बीच आप फिर से त्रुटि सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना पड़ेगा 500 रुपये। अगर आप
आगे जो डेट है 25 नवंबर से 27 नवंबर 2024, इसमें भी त्रुटि सुधार नहीं कर पाते हैं। तो ठीक आ रहा है मेरी बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कितने कितने पद इसमें निकाले गए हैं। ठीक है, पुलिस विभाग ने सीजीपीएससी के थ्रू कौन कौन से पद और कितने संख्या में वो पद निकाले हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है उसको कहते हैं सूबेदार। ठीक है, तो सूबेदार के टोटल आप देखेंगे तो 19 पद हैं, जिसमें 8 अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं, अति पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं और अनारक्षित हैं 2। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे फिर और भी कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा गया है। महिलाओं के लिए अनारक्षित 2 और महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति का 1 पद इसमें दिया गया है। ठीक, लाइव बच्चे देखते रहिए, आप लोग समझ जाएंगे। उसी तरह उप निरीक्षक जिसको हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं, उसके टोटल यहाँ पे देखिएगा 278 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज पदों को भी बांटा गया है, वो आप हम लोग नोटिफिकेशन में भी देख, मतलब कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है। इसमें अनारक्षित 117 हैं, अनुसूचित जाति के 33 हैं, अनुसूचित जनजाति के 89 हैं, अति पिछड़ा वर्ग के 39 हैं और महिलाओं के लिए अनारक्षित है 35, अनुसूचित जाति है 9, अनुसूचित जनजाति है 26 और अति पिछड़ा वर्ग है 11। वैसे ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी उप निरीक्षक का पद है, अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 9, अनुसूचित जनजाति 8, अति पिछड़ा वर्ग 3। फिर उसके बाद विभागीय कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए भी उप निरीक्षक का पद है, इसमें अनारक्षित 5, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 4, अति पिछड़ा वर्ग 1, ऐसा करके टोटल 278 पोस्ट है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उसके बाद पुलिस उप निरीक्षक, आप देखेंगे विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच बोलते हैं, इसमें टोटल जो है 11 पद हैं और कैटेगरी वाइज भी कुछ पदों को क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, आगे देखिए, प्लाटून कमांडर का इस बार पद कम आया है। 2018 में जो भर्ती हुआ था उसमें प्लाटून कमांडर का बहुत सारा पद था। इस बार प्लाटून कमांडर का अगर हम टोटल देखें तो 14 ही पद है केवल। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, ठीक है, जो फिंगर प्रिंटिंग करते हैं, फिंगर प्रिंट को चेक करते हैं, उसको अंगुल चिन्ह कहते हैं, उनका जो है टोटल 4 पद है। ठीक है, उसके बाद उप निरीक्षक प्रश्न प्रस्तावनाधीन दस्तावेज, इसके टोटल 1 पद है। ठीक है, उसके बाद देखिए उप निरीक्षक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का उप निरीक्षक जो होगा सब इंस्पेक्टर, उसके टोटल 5 पद हैं। ठीक है, और उप निरीक्षक साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसके टोटल 9 पद हैं। ऐसा करके आप देखेंगे कि टोटल 341 पद हैं। कितने पद हैं? 341 टोटल। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, अलग अलग पदों को उसी रैंक के 341 पदों को क्या किया है, जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर आगे आप देखेंगे कि अब हम इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है उसको देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, आवेदन कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया लगेगा, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिएगा। अब आवेदन केवल वो व्यक्ति भर सकता है जो छत्तीसगढ़ का क्या है, स्थानीय निवासी है। ठीक है, बाहर के लोग या दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल वही लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार का फॉर्म भर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसियल सर्टिफिकेट या मूल निवास प्रमाण पत्र है। ठीक, और कोई नहीं भर सकता, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अच्छा मौका है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि परीक्षा में सुनिश्चित होने के लिए उनके पास सारी पात्रता है कि नहीं है। ठीक है, परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास सारी पात्रता है कि नहीं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो पूरा आपको सुनिश्चित कर लेना है, तभी ऑनलाइन फॉर्म भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। क्योंकि अगर पात्रता नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया तो जब डॉक्यूमेंट चेक होता है वहाँ पे, तो वहाँ अगर आप डॉक्यूमेंट कम पाया गया, आपका डॉक्यूमेंट मान लो आपने वहाँ जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो नहीं सबमिट कर पाए आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, तो
तो आपको डिस्क्वालीफाइड भी किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब पद का विवरण देख लेते हैं। तो पद का विवरण इस प्रकार है कि पद है सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर। ठीक है, और इनकी सेवा श्रेणी कैसी होती है? तो ये अराजपत्रित तृतीय कार्यपालिका कर्मचारी होते हैं। अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं, नॉन गजेटेड तृतीय कार्यपालिका का। ठीक है, इनका वेतन जो होता है वो लेवल 8 का होता है। ठीक है, इनको लेवल 8 का वेतन छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक, तो देखिए, अगर आप सूबेदार या उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर या उप निरीक्षक विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच, या फिर प्लाटून कमांडर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको केवल किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सूबेदार के लिए फॉर्म भरना है या फिर उप निरीक्षक के लिए फॉर्म भरना है या फिर उप निरीक्षक स्पेशल ब्रांच के लिए फॉर्म भरना है या प्लाटून कमांडर के लिए फॉर्म भरना है, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का ग्रेजुएशन जो होता है वो होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, आगे उसके बाद कुछ स्पेशल पोस्ट हैं, जैसे कि उप निरीक्षक अगर अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक अगर प्रश्नाधीन दस्तावेज में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक और रसायन में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह या उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। एक तो आपके पास गणित होना चाहिए, दूसरा भौतिक होना चाहिए, तीसरा रसायन होना चाहिए। यानी कि बीएससी आप करेंगे या साइंस का कोई स्ट्रीम लेंगे जिसमें गणित भी एक सब्जेक्ट रहेगा आपके 3 ईयर में, रसायन एक सब्जेक्ट रहेगा 3 साल में, और भौतिकी एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज। उसके बाद आगे देखिए, अगर आप उप निरीक्षक कंप्यूटर का फॉर्म भरना चाहते हैं या उप निरीक्षक साइबर क्राइम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में या तो बीसीए होना चाहिए, बीसीए ने बैचलर ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए होना चाहिए, या फिर बीएससी कंप्यूटर होना चाहिए, यानी बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बीटेक कंप्यूटर भी अगर है तो आप इसको भर सकते हैं, उप निरीक्षक कंप्यूटर या उप निरीक्षक साइबर क्राइम, अगर आपका बीटेक है कंप्यूटर में या बीएससी बीसीए है कंप्यूटर में। ठीक, तो ये हमने देख लिया इसके मेन शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारा जो है शैक्षणिक योग्यता आपका यहाँ पे है। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि शारीरिक योग्यता या अर्हता क्या क्या होना चाहिए। आपकी शारीरिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, शारीरिक रूप से कितना हाइट, कितना सीना होना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। शारीरिक अर्हता में आपको ऊंचाई दिया है, तो आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो अगर लड़के हैं तो 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए पुरुष के लिए। ठीक है, लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर से अधिक हाइट होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर से अधिक हाइट होनी चाहिए, और लड़कियों के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक हाइट होना चाहिए। ठीक है, लड़कों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर से अधिक, और लड़कियों के लिए हाइट होना चाहिए 153 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, आपको सीना फुलाना है। ठीक है, होगा क्या कि आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वो क्या होगा, दस्तावेज जांच होगा और शारीरिक जांच होगा। ठीक है, इस परीक्षा में सबसे पहले क्या होता है, दस्तावेज और शारीरिक जांच होता है। उसमें क्या होता है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने रहते हैं और नाप जोख कराना रहता है। पहले सबसे पहले यही होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट वो लोग चेक करेंगे और नाप जोख करेंगे। नाप जोख में आपको हाइट पहले चेक करेंगे, फिर सीना फुलाने के लिए बोलेंगे। सीना मतलब छाती, तो छाती आपको फुलाने को कहा जाएगा। ठीक है, और पुरुष और महिला अभ्यर्थी
जो है सीना फुलाने वाले टेस्ट से फ्री रहेंगे, उनको ऐसा नहीं करना, केवल पुरुष अभ्यर्थी को सीना फुलाने वाला टेस्ट देना है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, तो आप देखेंगे कि बिना फुलाए पुरुष अभ्यर्थी 21 सेंटीमीटर जो है उनकी छाती होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर। बिना छाती फुलाए पुरुष अभ्यर्थियों का छाती 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद छाती फुलाएंगे आप सांस को खींचकर तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होना चाहिए कम से कम। आपके छाती फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी आप ये वाला टेस्ट क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे देखो, नॉक नी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी अभ्यर्थी की जो है वो नॉक नी नहीं होना चाहिए, यानी घुटने जुड़ने नहीं चाहिए। फ्लैट फुट यानी कि पंजा जो है सपाट नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, फिर आगे क्या है कि आपको आंखों का जांच कराना है, मतलब वो लोग आई टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, इसमें चश्मा नहीं होना चाहिए, आंखों के लिए क्या नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थियों के आंखों संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आंख से 6/9 होनी चाहिए। यानी आपको बिना चश्मे के वो लोग आंख का टेस्ट करेंगे, जिसमें आपका पहली आंख 6/6 होगी और दूसरी आंख 6/9 होगी। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्क्वालीफाइड वो लोग कर देंगे। ठीक, ये मेडिकल में होगा, ये शुरू में नहीं होगा। आंखों की जांच जब आप शारीरिक नापजोख करवा लेंगे, फिर प्री दे लेंगे एसआई का, फिर मेंस दे लेंगे एसआई का, फिर आप शारीरिक दौड़ भाग कर लेंगे एसआई का, फिर लास्ट में मेडिकल होगा, उस समय आंखों की जांच वो लोग करेंगे आपकी। ठीक, तो ये लेकिन ध्यान में रखना है आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि जो अभ्यर्थी, पहले क्या होता है, शारीरिक नापजोख होता है और उसी समय आपके दस्तावेज चेक किए जाते हैं, फिर प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर प्रारंभिक पास कर लोगे तो मेंस परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, वो पास कर लोगे तो आपका फिजिकल एग्जाम होगा, जिसमें दौड़ भाग होगा, गोला फेंक होगा। ठीक, वो पास कर लोगे तो साक्षात्कार होगा। तो 5 चरण में होगा साक्षात्कार, फिर फाइनल आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, और जब आप चयन हो जाएंगे, मान लीजिए सारे चरण को पास करके आप चयन हो जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं, परीक्षा अवधि के लिए रखा जाएगा, यानी आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा और उसके बाद आपकी नौकरी क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। ठीक, ये कहा जाता है प्रोबेशन, लेकिन ये परमानेंट ही होता है। मान लीजिए नौकरी लग ही जाती है तो 3 साल की परीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको आयु में छूट भी दी जाती है, शासन क्या करता है, आपको आयु में छूट प्रदान करता है। तो किसको आयु में छूट मिलती है, अच्छा आयु की गणना भी ध्यान रखना है, पहले आयु चाहिए कितना ये ध्यान रखेंगे, उसके बाद आयु में छूट कितनी मिलती है ये भी देखेंगे। ठीक है, पहले देखो कि किस उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था, अब हम ये देखेंगे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए जिससे आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, तो देखो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो आपकी उम्र दिनांक 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए आपका। ठीक, याद रखना कि आपकी उम्र सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने के लिए 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, फिर से सुनिए क्या लिखा है कि आपका जो उम्र है, मिनिमम उम्र, कम से कम उम्र 1 जनवरी 2024, यानी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 21 साल से ज्यादा होना चाहिए और 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु की गणना की जाएगी बेस मानकर। उस तारीख को आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
जर्नल अभ्यर्थियों की, जर्नल यानी कि जो अनारक्षित श्रेणी में फॉर्म भरेंगे, जो भी बच्चे अनारक्षित या जर्नल से फॉर्म भरेंगे उनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को बेस मानकर 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना इसको, ठीक। यानी 28 साल अगर एक दिन भी हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 28 साल से कम होना चाहिए, ठीक है, और 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। अब आगे देखिए कि अगर मान लो कोई बच्चा ओबीसी है, कोई बच्चा जो है क्या कहते हैं ओबीसी है, जैसे अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है और अन्य पिछड़ा वर्ग का है जो गैर नॉन क्रीमी लेयर का है, तो उसको उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक। मनीष जी जुड़े हैं, जय श्री राम मनीष जी, ठीक है। अब आगे देखिएगा ध्यान से बच्चे स्टूडेंट्स कि मान लो कि कोई बच्चा जनरल का है, वो तो 21 और 28 के बीच होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मान लो 28 साल का पूरा कर गया है लेकिन वो ओबीसी या फिर एसटी या एससी कैटेगरी का है, तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार 5 वर्ष का क्या देगी, आयु में छूट देगी। कितने वर्ष का, 5 वर्ष की आयु में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। मनीष जी कह रहे हैं रीजनिंग का क्लास कब होता है सर। मनीष जी रीजनिंग का क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में हम लोग रीजनिंग का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं लाइव क्लास लूंगा, इसमें आपको 5 या 6 साल के रीजनिंग के क्वेश्चन चैप्टर के हिसाब से, अलग अलग चैप्टर के 5 या 6 साल के रीजनिंग के क्वेश्चन सारे एग्जाम में जो एग्जाम होता है उसके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऑनलाइन, वो लाइव करेंगे शाम को, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। नितिन जी कह रहे हैं जय हिंद सर, जय हिंद नितिन जी, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए कि अगर कोई बच्चा छत्तीसगढ़ में एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी में आता है तो उसको उम्र में कितने साल की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी, यहाँ साफ साफ लिखा है। लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ का होगा तभी आपको ये छूट मिलेगा, कहीं और का जाति प्रमाण पत्र काम नहीं आएगा। दूसरी बात, जो ओबीसी का बच्चा है वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब कि गैर क्रीमी लेयर में होना चाहिए, यानी उसकी इनकम जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर का एक आय प्रमाण पत्र बनता है, वो आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ मांगा जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे ले चलते हैं आप लोग को। अब भूतपूर्व सैनिकों को भी आयु में छूट मिलेगी उनके सेवा के हिसाब से, ठीक है। आगे ले चलता हूँ आपको, ठीक। ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है, बढ़िया। आपको कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं आगे क्या लिखा है पेज नंबर 3 में, तो हम आगे चलते हैं। चलिए पेज नंबर 3 में हम देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, अब आरक्षण का लाभ देखिए, आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा, ठीक है। तथा कोई विधवा महिला है या अनुसूचित जनजाति का बच्चा है, ठीक है, उसको मिलेगा, पिछड़े वर्ग को मिलेगा, भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा उनकी कैटेगरी के हिसाब से जो शासन या छत्तीसगढ़ सरकार तय करती है, ठीक। आ रहा है समझ में। अच्छा, आयु की गणना कब की जाएगी, तो आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को बेस मानकर की जाएगी। याद रखना आपकी उम्र 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी, जिसमें जनरल अभ्यर्थियों को 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 28 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। और बाकी सबको कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगी उम्र में, ठीक है। नितिन जी कह रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ग्रेजुएशन डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड होगा सर। हाँ नितिन जी देखिए, यहाँ पे साफ साफ मैंने बताया था कि आपका ये देखिए इसमें साफ साफ इसमें लिखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसका समकक्ष होना चाहिए, यानी आपकी स्नातक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपका एकदम साफ साफ लिखा है, यानी कि स्नातक कंप्लीट होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर अपीयरिंग है
तो आप शायद इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अपीयरिंग वाले लोग को फॉर्म में दिक्कत हो सकता है। स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, देखो साफ साफ यहाँ लिखा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा उसके समकक्ष, समकक्ष का मतलब वैसी कोई डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या तो स्नातक कंप्लीट होना चाहिए या स्नातक की कोई डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है। ठीक है, समकक्ष का मतलब सेम कोई डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं लिखा है कि अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको डिग्री कंप्लीट होगी तभी आप भर पाएंगे, और उम्र 21 से ज़्यादा और 28 से कम होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, और कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। हाँ, आगे देखो, अब यहाँ लिखा है साफ साफ कि प्रारंभिक परीक्षा और साक्षात्कार के पहले आपके सारे दस्तावेज को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब प्रारंभिक परीक्षा होगी उससे पहले आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो पुलिस विभाग आपको बुलाएगा और चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जिस दिन चेक होगा उसी दिन आपका नापजोख भी होगा। नापजोख में क्या होगा, सीने का नाप किया जाएगा, हाइट का नाप किया जाएगा, और फ्लैट फुट और नॉक नी चेक किया जाएगा, कहीं आप नॉक नी यानी घुटने जुड़ते तो नहीं है और आपका पैर फ्लैट फुट तो नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा। जिस दिन उसी दिन डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी उम्र जो है उसके लिए कौन सा प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, तो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है, ठीक है, वही उसमें मान्य होगा, अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, जो सरकार है या पुलिस विभाग है या जो सीजीपीएससी है वो आपके उम्र का जो सर्टिफिकेट लेगी वो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में जो उम्र लिखा रहता है, उम्र लिखा रहता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, उस डेट ऑफ बर्थ को ही सरकार या छत्तीसगढ़ पुलिस जो है आपकी उम्र डेट मानेगी, उसी से आपके उम्र की गणना की जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक या 10वीं कक्षा में जो आपकी उम्र लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, उसी को बेस मान के उम्र को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक, जाति प्रमाण पत्र देख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र जो है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा या छत्तीसगढ़ के कलेक्टर तहसील ऑफिस के द्वारा जारी किया हुआ होगा तभी मान्य होगा। कोई और जाति प्रमाण पत्र, कहीं और से बनाया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको गैर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का प्रूफ देना पड़ेगा। तो नॉन क्रीमी लेयर का प्रूफ देने के लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर का आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। देखो लिखा है, पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, जिस दिन आवेदन करने की तिथि है ना, उससे पहले पिछड़ा वर्ग के बच्चों को गैर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में है कि नहीं ये प्रूफ करने के लिए जिस दिन आवेदन तिथि है उससे पीछे 3 साल पहले के बीच का आय प्रमाण पत्र आपको मांगेगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप गैर क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ओबीसी के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र तो चाहिए ही, प्लस आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, तभी उसको नॉन क्रीमी लेयर में कंसीडर उनको किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी तो बताना। चलो नेक्स्ट। ठीक, चलिए अब आपराधिक अभियोजन। ठीक है, दूसरी बात आगे देखिए क्या लिखा है कि अभ्यर्थी जो है उन पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरेंगे, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, शारीरिक रूप से वो फिट हैं और सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ यहाँ लिखा है, नहीं तो आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा सरकार के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा है, आगे देखिए, कि जब आप साक्षात्कार में पहुंच जाएंगे, यानी सारे स्टेज को पार करके आप साक्षात्कार में पहुंच जाएंगे, तो आप साक्षात्कार में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होता है कई बार आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो लोग चीटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। तो साक्षात्कार के दौरान किसी भी तरह की चीटिंग आप नहीं करेंगे, या इस एग्ज़ाम में किसी भी स्तर पे आप चीटिंग नहीं करेंगे, कि अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका डिस्क्वालीफाई होना तय है। तो यहाँ साफ साफ ये लिखा है। फिर
अगर आप साक्षात्कार में पहुंचेंगे तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिसर में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिसर में आप पहुँचेंगे तो आपको साक्षात्कार देने से पहले आपका मोबाइल जमा कर लिया जाएगा, या परिसर में ही पहले मोबाइल जमा कर लिया जाएगा। वहाँ कोई भी मोबाइल नहीं ले जा सकता, प्लस एग्ज़ाम हॉल में भी नहीं ले जा सकते, ठीक। और जिस दिन दौड़ वौड़ होगा उस दिन भी नहीं ले जा सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती से मोबाइल पकड़ा गया तो डिसक्वालीफाइड भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए आगे ले चलते हैं। बाकी ये सब लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आप जो मुख्य बातें हैं उसको समझ जाएं और आप आसानी से क्या कर पाएँ, फॉर्म को भर पाएँ, ठीक है। नितिन जी कह रहे हैं दिसंबर 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था सर, लेकिन मैं अभी तक ग्रेजुएशन डिग्री बनवाया नहीं हूँ यूनिवर्सिटी से। अब ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अप्लाई करूँगा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, तब ग्रेजुएशन डिग्री का कैलकुलेशन कब से होगा, ठीक। नितिन जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन 2018 में पूरा हो गया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। भले आपके पास अभी डिग्री नहीं है, लेकिन आप डिग्री बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री जो है वो मांगते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है ना, सभी ईयर का या सभी सेमेस्टर का, तो वो भी मान्य है। बड़े ध्यान से सुनिएगा नितिन जी, कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है 3 साल का या सभी सेमेस्टर का, तो वो दस्तावेज बिल्कुल मान्य है, आप फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री नहीं बनवाए हैं या किसी कारण से नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बनवा लीजिएगा। प्रोविजनल डिग्री भी आप जमा कर सकते हैं, वो भी मान्य होता है, ठीक। आप डिग्री प्रोविजनल जमा कर सकते हैं, मान्य होता है, और अप्लाई कर दीजिए डिग्री के लिए। आपका डिग्री बन जाएगा, जिस समय जांच होगी आपको बुलाया जाएगा जांच के लिए, आप जमा कर दीजिएगा। नहीं कर पाए तो सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे तो भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ठीक है नितिन जी, आपको समझ में आया क्या जो मैंने बोला? आप सेटिस्फाइड हैं? लाइव देख रहे हैं, बताइए आपको जितना मैंने बताया समझ आया का क्या? तो आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है ना, वो मान्य होगा, ठीक। डिग्री बनवा लीजिएगा, बाद में लास्ट में वो आप जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिसके पास डिग्री नहीं है तो सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का लेकर जमा दिखा सकता है। डिग्री के लिए, डिग्री बनवाने के लिए समय दिया जाता है, अगर नहीं है, ठीक। नितिन जी बताइए आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है? ठीक, चलो आगे ले चलता हूँ सभी को। तो ये सब लिखा है, जो मेन मुख्य बातें मैं वो आपको बता रहा हूँ, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो आपको बताएंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब चलिए आगे ले चलते हैं। हाँ, अब इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगी देखिएगा, ठीक है। लाइव स्टूडेंट देखिएगा कि इसमें चयन प्रक्रिया या चयन का प्रोसेस क्या क्या है, अब हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको चयन प्रक्रिया जो है क्या किया जाएगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। इस पेपर में, हाँ, इस परीक्षा में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा में आपका चयन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता या नापजोक, और फिर पेपर और साक्षात्कार, ये सब कुछ लेने के बाद आपका चयन किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब परीक्षा देखो, पहले क्या होगा पहले बता देता हूँ, चयन प्रक्रिया कैसे होगी देखिएगा। तो चयन का प्रथम चरण जो है, पहला स्टेज है, वो क्या है कि आपको पहले नापजोक होगा, वह दस्तावेज परीक्षण, ठीक है। चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि आपके सभी जिलों में, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। चयन प्रक्रिया में क्या होगा कि जो पुलिस के जिला मुख्यालय हैं उनमें सबसे पहले आप लोग को, जब आप फॉर्म भर देंगे और आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जाएगा, तो आपको सबसे पहले आपको नापजोक और दस्तावेज परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। वो कब बुलाया जाएगा ये पुलिस विभाग और पीएससी डिसाइड करेगी, ठीक। तो नापजोक में क्या होगा, आपका हाइट नापा जाएगा, फिर आपका सीना नापा जाएगा लड़कों का, लड़कियों को इससे छूट है, और नॉक नी यानी कि घुटना जुड़ता है कि नहीं ये नापा जाएगा, देखा जाएगा, और फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, है ना। इतना होगा नापजोक में।
और आपके सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे, जो जो आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा वो सारे डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे। आधार कार्ड भी लेके जाना, पैन कार्ड भी लेके जाना, सब लेके जाना, ठीक, फोटो वोटो भी लेके जाना। फिर ये हो जाएगा तो फिर पुलिस विभाग आपको कुछ दिन बाद प्रथम प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुलाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्या होगा कि पुलिस विभाग आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए बुलाएगा। प्रारंभिक परीक्षा सबके लिए कॉमन होगी। ठीक है, सबको वो फॉर्म कॉमन, सबके लिए वो पेपर कॉमन होगा। उसका नंबर अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। अगर आप उस पेपर को पास कर लेते हैं, ठीक है, तो आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे। तीसरे चरण में आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा। तीसरे चरण में आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा। ठीक है, मुख्य परीक्षा का भी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा सबके साथ। ठीक है, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में कितने लोग को बुलाया जाएगा ये भी बताऊंगा, लेकिन तीसरा चरण आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा। फिर मुख्य परीक्षा अगर आप क्वालिफाइड कर गए, निकाल लिए अच्छे नंबरों से, तो आपका क्या होगा, साक्षात्कार। सॉरी, साक्षात्कार नहीं होगा, सॉरी, तब आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है, पुलिस विभाग के बनाए गए नियमों के आधार पर, तो आपका शारीरिक दक्षता होता है। शारीरिक दक्षता में जिसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है, ये सब चीज होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ठीक है, रनिंग, सब होगा। ठीक है, तो पूरे 5 इवेंट होते हैं शारीरिक दक्षता में, वो हम दक्षता में वो डिस्कस करेंगे। इसको जब क्रॉस कर जाएंगे, आप पार कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो 5वां चरण में आपका क्या होगा, साक्षात्कार। 5वें चरण में क्या होगा, आपका साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा। सब इंस्पेक्टर के पेपर में आपको इंटरव्यू भी दिलाना पड़ेगा। ठीक है, वो कितने नंबर का होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर ये हो जाएगा तो आपका क्या होगा, फिर मेडिकल होगा, सॉरी, मेरिट सूची बनेगी। मेरिट सूची बनेगी। फिर मेरिट सूची के बाद या इससे पहले मेडिकल होता है। ठीक है, साक्षात्कार के बाद आपका मेरिट सूची, हाँ पहले मेरिट सूची बनेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले मेरिट सूची बनेगी, यानी कौन कौन सेलेक्ट हो गया वो बताया जाएगा, और फिर मेडिकल एक बार और होगा, मेडिकल होगा आपका, मेडिकल परीक्षण होगा, और फिर जब ये सब आप कर लेंगे तो आपको क्या दे दी जाएगी, नियुक्ति दे दी जाएगी, आपको अपॉइंट कर दी जाएगा। अपॉइंटमेंट के बाद आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में 1-1.5 साल की ट्रेनिंग होती है लगभग, और उसके बाद आपको 3 साल के प्रोबेशन पे रखा जाएगा। ठीक, नितिन जी कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने पर 10 अंक बोनस मिल सकता है क्या सर? बिल्कुल नितिन जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अभी मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपने कोई नेशनल गेम खेला है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास, सी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आपको 10 नंबर बोनस भी मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बोनस अंक जब आप मेरिट में पहुंचते हैं तब मिलते हैं। याद रखिएगा कि जब आप मेरिट लिस्ट में पहुंचेंगे तब आपको बोनस अंक मिलेगा 10 नंबर का, अगर आपके पास राष्ट्रीय खेलकूद का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो, या एनएसएस का सी सर्टिफिकेट है तो, कुछ ऐसा कुछ है, तो आपको ये मेरिट सूची में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उसी 10 नंबर से आप ऊपर नीचे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी सूची में 1-1 नंबर का डिफरेंस आता है, तो 10 नंबर में तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे आराम से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। नितिन जी कह रहे हैं हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी तक हम ये सब देख चुके हैं, अब यहाँ देख रहे हैं। अब देखो, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगी, जो सबके लिए कॉमन होती है, जो मैंने अभी बताया यहाँ पे कि नामजोग के बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सभी जिलों में होगी। छत्तीसगढ़ के टोटल जितने जिले हैं, 33 जिले हैं, ठीक है, तो 33 के 33 जिलों में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा का क्या बनाया जाएगा, केंद्र बनाया जाएगा। अभी मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद शारीरिक जो मापजोक होगी आपकी, या शारीरिक दक्षता होगी, ठीक है, शारीरिक मापजोक होगा, ठीक है, या शारीरिक दक्षता होगा, वो जिला मुख्यालय में होगा। ठीक है, जिला मुख्यालय, जैसे
सरगुजा में होगा, बिलासपुर में होगा, दुर्ग में होगा, संभाग मुख्यालय में होगा, रायपुर में होगा और राजनांदगांव में। जो हमारे संभाग मुख्यालय हैं वहां आपका दौड़ भाग होगा और नापजोख और दस्तावेज परीक्षण होगा। ठीक है, ये संभाग मुख्यालय में। अब आप किस संभाग के अंतर्गत आते हैं ये देख लीजिएगा। फिर वैसे ही जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी, प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर लेंगे तो जो मुख्य परीक्षा होगी वो भी संभाग मुख्यालय में होगी, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और जगदलपुर। ठीक है, इस तरह से आपका मुख्य परीक्षा भी संभाग में होगी। सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा 33 जिलों में होगी, शारीरिक दक्षता और मुख्य परीक्षा संभाग में होगी। ठीक है, संभाग मुख्यालय में होगी। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों को कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको 1 रुपये इसमें फीस नहीं लेगी सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम बनाया है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से जो भी वो फॉर्म भरते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी का या व्यापम का, छत्तीसगढ़ व्यापम का, उससे उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, बस आपको जीएसटी का शुल्क लगेगा जो त्रुटि सुधार आप करेंगे। ठीक है, पोर्टल का शुल्क और जीएसटी शुल्क लगेगा, यानी जिस पोर्टल का आप इस्तेमाल करेंगे उसका थोड़ा नॉमिनल पैसा लगेगा, 50-60 रुपया, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आपको अगर त्रुटि हो गई है परीक्षा फॉर्म भरते समय, अगर कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पहले कुछ दिनों के लिए आपको त्रुटि सुधारने के लिए मौका दिया जाएगा, जिससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर आपने उसमें भी त्रुटि नहीं सुधारा तो अगला बार आपसे फिर मौका दिया जाएगा त्रुटि सुधारने के लिए, और उसमें आपसे 500 रुपये फीस लिया जाएगा। आप परीक्षा का त्रुटि सुधार पाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे और डिस्कस करेंगे कि हमारी और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, हाँ, याद रखिए कि जो ST SC OBC उम्मीदवार हैं उनको यात्रा का व्यय मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार आपको पेपर के दौरान यात्रा वर्ग आपको देगी। पेपर का लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक। छत्तीसगढ़ सरकार अगर आप OBC ST SC कैटेगरी में आते हैं तो यात्रा भत्ता देगी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा कैसे होगी हम इसके बारे में बात करेंगे। मेन मुद्दा ये है, ठीक है, कि परीक्षा कैसे होगी और शारीरिक दक्षता कैसे होगी, इसके बारे में अब हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक, देखिए, ठीक, सबसे पहले क्या होगा, शारीरिक मापजोख होगा आपका। ठीक है, जो मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने बताया था आपको ना कि शारीरिक नापजोख होगा आपका। सबसे पहले आपका क्या होगा, शारीरिक नापजोख होगा। ठीक, शारीरिक नापजोख जो होगा, ठीक है, ठीक है, उसमें आपके दस्तावेज की जांच की जाएगी, शारीरिक मान क्या किया जाएगा, नापजोख लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के पेपर में आपको फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद सरकार या छत्तीसगढ़ पुलिस आपको या CGPSC के थ्रू नोटिफिकेशन जारी होगा कि इस तारीख को नापजोख और शारीरिक दस्तावेज चेक किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ दिनों बाद, फॉर्म भरने के कुछ दिनों बाद, जब फॉर्म क्लोज हो जाएगा डेट, उसके कुछ दिनों के बाद नोटिफिकेशन आएगा कि आपको इस तारीख को नापजोख, शारीरिक नापजोख करवाना है और दस्तावेज को चेक करवाना है। तो पहला चरण तो ये है जो मैंने बताया था। ठीक, उसके बाद अगर आप शारीरिक नापजोख और दस्तावेज आपके सारे सही पाए जाते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या माना जाता है, मान्य माना जाता है। आप प्रारंभिक परीक्षा दिला सकते हैं। याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं वो शारीरिक दक्षता, नापजोख और दस्तावेज परीक्षण में डिस्क्वालीफाइड भी हो जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट फॉर्म तो भरते हैं लेकिन जिस दिन शारीरिक नापजोख होता है और दस्तावेज परीक्षण होता है उस दिन कई सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ दस्तावेज मिसिंग रहता है या नापजोख में वो कम पाए जाते हैं, तो उनको वहीं से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। और अगर आप पास हो गए उसमें तो आपको फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए मान्य माना जाता है। ठीक, तो अगर आप शारीरिक दक्षता, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था
कि अगर आप शारीरिक दक्षता और नापजोख में सही पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपका फिर क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है। फिर आप कहाँ पहुंच जाओगे, प्रारंभिक परीक्षा में पहुंच जाओगे। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है वो OMR शीट पर होगी। कैसे होगी, OMR शीट पे, ऑफलाइन होगी OMR शीट पे। प्रारंभिक परीक्षा ऑफलाइन होगी OMR शीट पे, ठीक है। OMR शीट पे होगी, कितने अंकों की, 300 अंकों की होगी, ठीक है। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी, सबके लिए जरूरी है। जितने लोग फॉर्म भरेंगे वो सब लोग प्रारंभिक परीक्षा पहले दिलाएंगे, जो कितने अंकों का होगा, 300 नंबर का होगा। उसका मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, और 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक। अब प्रारंभिक परीक्षा जब आप पास कर लोगे, ठीक है, ध्यान रखना लाइव बच्चे। नितिन जी कह रहे हैं मुख्य परीक्षा संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगा सर, उसमें भी कुछ प्रश्न उत्तर लेखन करना होगा क्या? बिल्कुल नितिन जी, मैं भी जस्ट मुख्य परीक्षा पे आऊँगा, आपको उसमें बताऊंगा पूरा डिटेल। मुख्य परीक्षा भी आजकल ऑब्जेक्टिव होता है, लिखित नहीं होता। 2012 में 13 में जब भर्ती हुई थी तो उस समय मुख्य परीक्षा में हिंदी जो था उसमें कुछ लिखित था, लेकिन अब इस साल जो अभी कंप्लीट हुआ है 2024 में एग्ज़ाम, उसमें मुख्य परीक्षा पूरा ऑब्जेक्टिव था। तो मेरे को लगता है मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही होगा, उसमें कोई लिखना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये अपन देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़िए, प्रारंभिक को देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है 300 नंबर की होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। हाँ, याद रखना प्रारंभिक परीक्षा में आपको मेरिट में आना है, उसमें पास नहीं होना है, याद रखना। आप पास हो सोचोगे ना कि 300 में 150 ला लिया तो पास, ऐसा नहीं चलेगा। उसमें आपको मेरिट लाना है। मेरिट का मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा में उसी बच्चों को पास माना जाएगा जितना टोटल पोस्ट है। देखो यहाँ लिखा है कि एक प्रवीण सूची बनेगी, प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रवीण सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, और उन्हीं को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, ठीक। फिर साथ में ये भी लिखा है कि अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किए हैं, मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाएंगे, भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक क्यों ना हो, ठीक। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों कि प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जब आप दिला लेंगे, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जब आप दिला लेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और वो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो टोटल मान लीजिए जो पोस्ट है वो 341 पोस्ट है, तो 341 पोस्ट के 20 गुना अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में पास माना जाएगा और उनको फिर मुख्य परीक्षा में भेजा जाएगा। इतने ही नंबर को मुख्य परीक्षा में भेजा जाएगा, ठीक है, इतने ही नंबर को मुख्य परीक्षा में भेजा जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो जितने टोटल पद हैं पुलिस के सब इंस्पेक्टर के, तो 341 पद हैं, इसके 20 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कि इसमें 20 गुना जो है टॉप 1 से लेके हम देखते चलेंगे जो कि टॉप जो है सबसे पहले का जो बच्चा है जो ज़्यादा नंबर लाया है, उसके बाद जितने नंबर लाए हैं बच्चे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो टोटल 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक। इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में उसी को पास माना जाएगा जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, जो बनेगी 20 गुना इसकी टोटल की, टोटल का 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। हाँ, याद रखिएगा कि जो आखिरी बच्चा है इसी 20 गुना में जब आखिरी पहुंचोगे कहीं, तो जो आखिरी बच्चा है उस आखिरी बच्चे के बराबर अगर कोई अंक लाया है तो उसको भी बुला लिया जाएगा, या उस आखिरी बच्चे से ज्यादा अंक जो लाया है उसको भी बुला लिया जाएगा, और जो आखिरी बच्चा है 20 गुना में आखिरी बच्चा, उसके बराबर जितने लोग नंबर लाएंगे उन सब, जैसे 100 लोग लाए हैं तो उन 100 लोग को मुख्य परीक्षा में शामिल कर लेंगे, आखिरी जो बच्चा होगा 20 गुना में उसके बराबर नंबर वाले लोग को, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो याद रखना, प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं होना है, मेरिट लिस्ट में आना है। और किस मेरिट लिस्ट में आना है? 20 गुना अभ्यर्थी टोटल पोस्ट के, उसमें आपको आना है। ठीक, तभी आप मुख्य परीक्षा दिला पाएंगे, नहीं तो नहीं दिला पाएंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा है। OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य परीक्षा प्रथम चरण की लिखित परीक्षा होगी। अब जो मुख्य परीक्षा होगी वो भी OMR शीट पे होगी, यानी ऑप्शनल होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। मुख्य परीक्षा भी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, लिखना उखना नहीं है उसमें कुछ। ठीक है, आगे अब मुख्य परीक्षा जो है उसका सिलेबस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मुख्य परीक्षा कैसे कैसे होगी इसको हम देखेंगे और सिलेबस भी देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस नोटिफिकेशन को आप लोग हमारे वेबसाइट, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उससे डाउनलोड कर लेना, नहीं तो छत्तीसगढ़ PSC के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में सिलेबस भी है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, और वो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए जब आप तैयारी करेंगे तो। ठीक, तो इसको प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन को, ताकि आपको सिलेबस भी मिल जाए। प्रिंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलो आगे देखो। तो OMR अब मुख्य परीक्षा पे चल रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? मुख्य परीक्षा पे। ठीक है, मुख्य परीक्षा कब होगी और कैसे होगी? तो मुख्य परीक्षा पे हम बात करने वाले हैं बच्चों। देखिए, मुख्य परीक्षा में सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि आपकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता होगी। ये टोटल कितने नंबर की होगी? 200 नंबर की। ये भी 2 घंटे का होगा और ये सबको दिलाना है। मुख्य परीक्षा जो है कितने नंबर का होगा? मुख्य परीक्षा में एक पेपर है हिंदी और अंग्रेजी भाषा। ध्यान से देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मल उसका सिलेबस आगे बताऊंगा, अभी प्रारंभिक परीक्षा को बस हमने डिस्कस किया था कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का। जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेगा, मेरिट में आ जाएगा, वो मुख्य परीक्षा दिलाएगा। मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी का है, जिसमें 200 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश सबको दिलाना है। ठीक, फिर मुख्य परीक्षा का जो दूसरा पेपर होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल स्टडीज का होगा। इसमें ये भी 200 नंबर का होगा, ये 3 घंटे का होगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, मुख्य परीक्षा जो है ये 3 घंटे का सेकंड पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में देखो, ये पहला पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर हो गया। मेंस का जो पहला पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी का है, और मेंस का जो दूसरा पेपर है वो सामान्य ज्ञान और अध्ययन का है। ये 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, और ये पेपर भी सभी को दिलाना है। मुख्य परीक्षा का ये दूसरा पेपर भी सबको दिलाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर। ठीक है, मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर, मुख्य परीक्षा का जो तीसरा पेपर है उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये जो पेपर है ये भी 200 नंबर का होता है, ये भी 2 घंटे का होगा, और ये भी सभी को दिलाना है। ठीक है, ये भी 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, सबको दिलाना है। एप्टीट्यूड में मैथ्स रीजनिंग पूछता है, तो एप्टीट्यूड उसको बोलते हैं। ठीक, आगे फिर मुख्य परीक्षा का चौथा पेपर। ठीक है, ध्यान दीजिए, मुख्य परीक्षा का चौथा पेपर, मुख्य परीक्षा का जो चौथा पेपर है वो विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन का है। मुख्य परीक्षा का जो चौथा पेपर है वो विज्ञान, गणित और भौतिकी का है। ठीक है, गणित, भौतिक और विज्ञान का है। ठीक है, लाइव बच्चे देखते चलिए। ठीक है, चौथा पेपर बात करें मुख्य परीक्षा का। ठीक है, इसमें क्या है कि ये पेपर कितने घंटे का होगा? ये भी 200 नंबर का होगा। ठीक है, चौथा पेपर 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए होगा जिन्होंने उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह का फॉर्म भरा है और प्रश्नाधीन दस्तावेज का फॉर्म भरा है। तो याद रखना कि ऊपर के 3 पेपर जो अभी मैंने डिस्कस किया वो सबके लिए हैं, लेकिन जो चौथा पेपर है मुख्य परीक्षा का वो उसके लिए है जो उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह में फॉर्म भरेगा और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज में फॉर्म भरेगा, वो उसके लिए है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ठीक, तो जो विज्ञान, गणित और भौतिकी में BSc किया है वो उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज और अंगुल चिन्ह में फॉर्म भरेगा, और उसको ये चौथा पेपर दिलाना है जो 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। इसका सिलेबस भी हम देखेंगे अभी। ठीक, आगे चलिए। अब मुख्य परीक्षा का हम 5वां पेपर चेक करने वाले हैं, पुलिस विभाग का, सब इंस्पेक्टर का।
मुख्य परीक्षा का 5वां पेपर जो है इसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा। मुख्य परीक्षा का जो 5वां पेपर है उसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा। ठीक है, लाइव बच्चे देखते चलिए। इसमें क्या करना है, तो ये पेपर भी 200 नंबर का होगा। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा जो है ये भी 200 नंबर का होगा। ठीक है, इसकी भी 2 घंटे का समय होगा, इसमें भी 2 घंटे का समय होगा। और ये केवल उन अभ्यर्थियों को देना है जिन्होंने उप निरीक्षक कंप्यूटर का फॉर्म भरा है और उप निरीक्षक साइबर क्राइम का फॉर्म भरा है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, स्टूडेंट्स, कि उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा का जो 5वां पेपर है वो सबके लिए नहीं है, केवल उसके लिए है जिन्होंने उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर का फॉर्म भरेंगे या सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम का फॉर्म भरेंगे, केवल उसके लिए। ठीक, जिसमें आपको कंप्यूटर का 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि मुख्य परीक्षा जब आप दिला लेंगे, ठीक है, तो भी आपकी चयन सूची जारी होगी। जब आप मुख्य परीक्षा दिला लेंगे, टोटल मुख्य परीक्षा में फिर से एक बार बता दूं कि मुख्य परीक्षा जो है तो पहला मुख्य परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा मुख्य परीक्षा सबके लिए है, लेकिन चौथा मुख्य परीक्षा जो है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए है और प्रश्नाधीन दस्तावेज, और 5वां मुख्य परीक्षा कंप्यूटर में जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए है। अब जब आप मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा जब आप पास कर लेंगे, ठीक है, तो जितने विज्ञापित पद हैं, ठीक है, जितने पद हैं, टोटल जो पद हैं, ठीक है, जब आप पास कर लेंगे तो प्रथम चरण की जो लिखित, देखिए लिखा है साफ साफ, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर, ठीक है, इन्हें प्रारंभिक परीक्षा का जो लिखित पेपर है उसका भी नंबर जुड़ेगा। ठीक है, प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उपनिरीक्षक अंगुल विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज, उपनिरीक्षक कंप्यूटर, उपनिरीक्षक क्राइम, इन सब का, ठीक है, इन सब का 3 अलग अलग क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, याद रखना, सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर का एक लिस्ट बनेगा, फिर अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन का एक लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट, और साइबर क्राइम और कंप्यूटर का अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, मुख्य परीक्षा पास करने पर। अब मुख्य परीक्षा जो पास कर लेगा तो उसमें टोटल जो पद हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक पक्षता या द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बताया कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बताया था, फिर से देखना कि नामजोग होगा तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा पास कर लोगे तो टोटल जो पद है 341, उसके 20 गुना अभ्यर्थियों को कहाँ भेजा जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उसके 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा का अलग अलग एग्जाम होगा, मैंने अभी बताया आपको, उसको आप क्लियर कर लोगे तो इसी लोगों को कहाँ भेजा जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए भेजा जाएगा। और कितने लोगों को, तो टोटल पद के 5 गुना लोगों को बस भेजा जाएगा। टोटल पद के 5 गुना लोग को बस किस में भेजा जाएगा, शारीरिक दक्षता में। यानी यहाँ तो 20 गुना पहुंचे थे मुख्य परीक्षा में, अब मुख्य परीक्षा से केवल 5 गुना लोग को शारीरिक दक्षता में भेजा जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। ठीक, 5 गुना लोग को भेजेंगे शारीरिक दक्षता में। अब शारीरिक दक्षता कैसे होगी इसको देख लेते हैं, फिर सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता में आपको भेजा जाएगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता जब मुख्य परीक्षा आप दिला लेंगे, शारीरिक दक्षता में जो है आपको ये टोटल कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा। शारीरिक दक्षता जो है टोटल 300 नंबर का होगा। बड़े ध्यान से देखना, शारीरिक दक्षता भी फिजिकल टेस्ट में भी आपको नंबर लाना है, वो भी मेरिट लिस्ट में जुड़ता है, लेकिन किसका नहीं जुड़ता ये भी बताऊंगा। ठीक, 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें लंबी कूद जो है 60 अंक का होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता में कितने इवेंट होंगे, टोटल 5 इवेंट होंगे। शारीरिक दक्षता में टोटल 5 इवेंट होंगे। लंबी कूद 60 नंबर का, जिसको लॉन्ग जंप कहते हैं। ऊंची कूद हाई जंप 60 नंबर का। गोला फेंक 60 नंबर का। 100 मीटर दौड़ 60 नंबर का। 1500 मीटर दौड़ 60 नंबर का।
तो टोटल 5 इवेंट होंगे। लंबी कूद, जिसको लॉन्ग जंप बोलते हैं, ऊंची कूद, हाई जंप, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़। इन सब का नंबर है 60 60 60। सबका 60 60 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, इसको भी आप पार कर लोगे। ठीक है, तो आपको ये नंबर आपके जुड़ेंगे मेरिट लिस्ट में। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है कि उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम का जो फॉर्म भरेंगे, उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को केवल क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई। उनको इसका कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना कि उप निरीक्षक जो साइबर क्राइम और कंप्यूटर का फॉर्म भरेंगे, उनको ये शारीरिक दक्षता सिर्फ क्वालिफाई करनी है, उनको नंबर गेन नहीं करना है। उनको ये सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, क्योंकि उनका मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में। ठीक है, उनका सिर्फ पेपर का मार्क्स जुड़ेगा। साइबर क्राइम और कंप्यूटर के फॉर्म जो भरेंगे उप निरीक्षक का, उनका सिर्फ पेपर का मार्क्स जुड़ेगा, फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो उनको केवल क्वालिफाई करना है जो ये फॉर्म भरेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो कम से कम 30% अंक प्राप्त कर लेंगे शारीरिक दक्षता में। ठीक है, ध्यान रखना कि अब आप मुख्य परीक्षा में तो पहुंच गए, लेकिन मुख्य परीक्षा से आपको अब कहाँ जाना है? साक्षात्कार के लिए जाना है। अब कहाँ जाना है? साक्षात्कार के लिए। मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार के लिए जाना है। तो साक्षात्कार के लिए कब जाओगे? जब आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो टोटल नंबर मिलेगा, उसका आप 30% नंबर ले लोगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है, जो 300 नंबर की है, उसमें आप 30% नंबर ले आओगे। ठीक है, देखो शारीरिक दक्षता कितना है, शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने नंबर की है? ठीक है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा 300 नंबर की है। ठीक है, 300 नंबर में अगर आप 30% अंक से कम अंक लाओगे, ठीक है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 300 नंबर में 30% से कम नंबर लाओगे आप, तो आपको फेल कर दिया जाएगा और उनको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वो टोटल कितने नंबर की है? 300 नंबर की। और इस 300 नंबर का अगर आप 30% नहीं लाते हैं, तो आपको साक्षात्कार में नहीं बुलाया जाएगा। 30% से ज्यादा नंबर लाएंगे तभी आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, अब साक्षात्कार में आगे पहुंचने के लिए आपको 100 नंबर चाहिए। साक्षात्कार में 100 नंबर का साक्षात्कार होगा, उसमें जितने नंबर मिलेंगे फिर आपकी मेरिट सूची बनेगी। ठीक है, साक्षात्कार में देखिएगा ध्यान से कि साक्षात्कार जो है वो, या इंटरव्यू बोलते हैं, वो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, और 100 नंबर के इंटरव्यू में आपको जितने भी नंबर मिलते हैं, फिर आपके सभी चरण के नंबर को जोड़कर आपका क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। आपके सभी चरण के नंबर को जोड़कर क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, और मेरिट लिस्ट में आगे देखना ध्यान से कि जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो आपको बोनस नंबर भी मिलेगा। आपको 10 नंबर बोनस मिल सकता है अगर आपके पास राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलकूद प्रमाण पत्र है। ठीक है, अगर आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल खेलकूद का प्रमाण पत्र है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या एनएसएस का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 नंबर बोनस मिलेंगे आपके मेरिट लिस्ट में। जब आप सभी चरण को पास कर लेंगे तो टोटल आपका नंबर बनेगा, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि उस 10 नंबर से ही आप बहुत ज़्यादा अंतर से आगे पीछे हो जाएंगे। उस 10 नंबर से आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट सूची आगे पीछे होती है। तो 10 नंबर पाओगे तो सोचो आप 100-200 लोग को पीछे कर दोगे। ठीक है, आपके नीचे आ जाएंगे 100-200 लोग। इसलिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, आया समझ में? और आगे ये सब लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं, चलो अब पाठ्यक्रम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होगा? ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो मैंने बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो टोटल 100, उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 300 नंबर की होगी, और कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो है,
जो आप दिलाओगे प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, वो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 300 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। उसका सिलेबस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन आएगा। सामान्य अध्ययन के 35 प्रश्न आएंगे जो 105 नंबर के होंगे। ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया है, आप इसको पीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये देखो सिलेबस को प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने से क्या होगा, आप वही चीज पढ़ेंगे जो सिलेबस में लिखा रहेगा। आप केवल वही चीज पढ़ना जो क्या लिखा रहेगा, सिलेबस में लिखा रहेगा। ठीक, तो प्रारंभिक परीक्षा याद रखना, ये क्या है, प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा टोटल कितने नंबर की होगी, 300 नंबर की, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले सामान्य अध्ययन आएगा, उसके 35 प्रश्न आएंगे, टोटल 105 नंबर, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, आंदोलन, स्वतंत्रता, भारत का भौतिक सामाजिक भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति, समसामयिक घटना और पर्यावरण के बारे में आपको पूछेगा प्रश्न। ठीक, फिर आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछेगा, जिसमें टोटल 25 प्रश्न आएंगे, कुल 75 अंकों के। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा, इसमें 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा है, याद रखना बच्चों। ठीक है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है, पूरा छत्तीसगढ़, एक एक चीज, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पेपर का लेवल अच्छा रहता है और आपको डीप में पढ़ाई करनी है। छत्तीसगढ़ के वीडियो बघेल सर हमारे यहाँ जो है डालते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक, और समसामयिक घटनाएं के लिए पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में आपको कंप्यूटर का प्रश्न आएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा सबके लिए, उसमें 5 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे जो 15 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें मैथ्स रीजनिंग आएगा जो 10 नंबर का रीजनिंग आएगा और वो 30 नंबर का रहेगा। फिर गणित के प्रश्न आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, वो भी 10 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, गणित का सिलेबस दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप प्रिंट निकाल लेंगे इसको। फिर सामान्य हिंदी भी आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसके 10 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का हिंदी आएगा। फिर सामान्य अंग्रेजी भी आएगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसके 5 प्रश्न आएंगे और वो 15 नंबर का आएगा। ठीक है, इसका सिलेबस दिया हुआ है, आपको ये प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है। जो बच्चे सीरियसली तैयारी करेंगे सब इंस्पेक्टर की, वो अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, सिलेबस सब लिखा हुआ है इसके हिसाब से, मैं नंबर बताते चाह रहा हूँ। ठीक, चलो, अब आप प्रारंभिक परीक्षा जब क्लियर कर लोगे तो आपको कहाँ बुलाया जाएगा, मुख्य परीक्षा में। आपको मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा जब आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेंगे। याद रखना कि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने के बाद 341 पोस्ट जो है उसका 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तभी आपको मुख्य परीक्षा में बुलाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा। याद रखना इस चीज को। कंपटीशन तगड़ा है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो मुख्य परीक्षा का हम पेपर देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा का क्या क्या विषय है, तो पहला विषय है हिंदी। ठीक है, मुख्य परीक्षा में हिंदी जो है, अब मुख्य परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी का एक पेपर था, आपको बताए थे, तो उसका 200 अंक का पेपर है और समय 2 घंटे का है। जिसमें हिंदी के प्रश्न, हिंदी का पेपर होगा वो 125 नंबर का आएगा। उसका ये सिलेबस दिया है बच्चों, देख लीजिएगा, इसका प्रिंट निकालना है। फिर इंग्लिश का पेपर आएगा, वो 75 नंबर का आएगा, उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश पेपर जो है मुख्य परीक्षा का पहला पेपर है, ये सबको दिलाना है। पहला पेपर है, ये सबको दिलाना है। हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है ये सबको दिलाना है। ठीक, जितने लोग फॉर्म भरेंगे। फिर मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर जो है ये भी सबको दिलाना है बच्चों, सभी को दिलाना है, जिसको सामान्य ज्ञान या अध्ययन, सामान्य अध्ययन कहते हैं। ये भी 200 नंबर का है, सबको दिलाना रहेगा, जितने लोग फॉर्म भरेंगे। इसका लिए 3 घंटे का समय मिलेगा, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें क्या क्या पूछेगा आपको, तो देखिए, इसमें आपको सामान्य विज्ञान पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद भारत का आपको इतिहास पूछेगा, आधुनिक भारत का इतिहास पूछेगा। ठीक है, सिलेबस लिखा उसी हिसाब से तैयारी करनी है। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास पूछेगा। फिर यहाँ देखिए भारत का अर्थशास्त्र, ठीक है, भारत की राजनीति पूछेगा, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर आपको पूछेगा। फिर छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी आपको पूछेगा। ठीक है, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ की पूरा जानकारी आपको सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर तीसरा पेपर, ये तीसरा पेपर है मुख्य परीक्षा का, ये भी सबको दिलाना है।
मुख्य परीक्षा का तीसरा पेपर भी सबको दिलाना है, याद रखना। ये कितने नंबर का होगा? तो ये 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का। इसको एप्टीट्यूड पेपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब इसमें मैथ्स रीजनिंग आएगा आपका। देखो रीजनिंग का चैप्टर भी दे दिया है, जैसे एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज। रीजनिंग का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है यूट्यूब में, पूरा कोर्स डाल दिया है यूट्यूब में, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। बघेल ट्यूटोरियल से एक एक चीज मैंने डाल दिया है। जो मैंने रीजनिंग पढ़ाया है यूट्यूब में वो सब यहाँ पे है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया, आप उसको देखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आप देखिए आगे। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग का पूरा दिया है, रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, वर्णमाला, वेन डायग्राम सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये आप देखिएगा। फिर सामान्य अध्ययन में, हाँ अब देखो ये वाला थोड़ा ध्यान देना। तो जो पुलिस विभाग का ये जो मुख्य परीक्षा का 3 पेपर है, इसमें पहला पेपर हिंदी इंग्लिश, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन, तीसरा पेपर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स, वो सबको दिलाना है। लेकिन मुख्य परीक्षा का जो चौथा पेपर है, ये जो मुख्य परीक्षा का चौथा पेपर है, इसको सिर्फ वही लोग दिलाएंगे जो पुलिस उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज का फॉर्म भरेंगे और उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह का जो फॉर्म भरेंगे, केवल वो लोग ये चौथा पेपर अलग से दिलाएंगे। वो लोग केवल इस चौथे पेपर को अलग से दिलाएंगे और उनको टोटल 200 नंबर का ये पेपर दिलाना है। ठीक है, जिसमें भौतिकी आएगा, रसायन आएगा और गणित आएगा। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का पूरा सिलेबस दिया है। ठीक है, मैं फिजिक्स यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, आप बघेल ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मैंने भौतिक विज्ञान पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरे 50 वीडियो डाले हुए हैं, आप एक एक करके उसको देखेंगे। ये पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब में पढ़ा दिया है। ठीक है, और पढ़ा रहा हूँ रोज का रोज, रोज दोपहर उसकी क्लास लेता हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। जो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे वो मेरा यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, फ्री में डला हुआ है। ये फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैं उसमें करा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स का पेपर ये ठीक है तो करा रहा हूँ। फिर मैथ्स आएगा। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स का पूरा सिलेबस देखिए लिखा हुआ है। ठीक, इसके लिए है ये पेपर, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए है। ये पेपर सबको नहीं दिलाना है, ये वाला पेपर चौथा पेपर सबको नहीं दिलाना है, जो फॉर्म भरा है उसी को दिलाना है। ठीक है, चलो अब ये वाला आ जाओ, 5वां नंबर का पेपर। ये 5वां नंबर का पेपर भी सबको नहीं दिलाना है, केवल उसको दिलाना है जो उप निरीक्षक कंप्यूटर का फॉर्म भरेगा, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर का फॉर्म भरेगा और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम का फॉर्म भरेगा। केवल उसको ही ये 5वां पेपर दिलाना है। ठीक, सबको नहीं दिलाना है, सबको सिर्फ 3 पेपर दिलाना है। जो स्पेशल फॉर्म भरेगा उसको चौथा और 5वां पेपर दिलाना है। तो देखो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर का पेपर आएगा जिसमें 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और ये पूरा कंप्यूटर का आपको सिलेबस दिया हुआ है। इसी सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करनी है बच्चों, तैयारी करनी है। ठीक, चलिए तो ये सिलेबस हो गया और ये सब आगे जो लिखा है वो काम मतलब उतना वो नहीं है, मेन यहीं तक था। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन यहाँ ही तक था, आपको यहीं तक पूरा मेन जानकारी थी। बाकी तो फॉर्म भरने का है, इम्पोर्टेंट वो छोटा मोटा जानकारी है। तो देखिए आप लोग को मैंने पूरा एक एक चीज जानकारी दे दिया। ठीक है, मुख्य परीक्षा के बाद जो है आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा जो है उसमें 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा, टोटल पोस्ट के 5 गुना लोग को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। शारीरिक दक्षता 300 नंबर की होगी। शारीरिक दक्षता जो है वो कंप्यूटर का जो फॉर्म भरे हैं और साइबर क्राइम का, उनको क्वालिफाई करना है और बाकी लोग को शारीरिक दक्षता में कम से कम 30% से ज्यादा नंबर लाने हैं, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। शारीरिक दक्षता क्रॉस कर लोगे तो फिर आपकी मेरिट सूची साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 नंबर का होगा, उसमें आपको नंबर पाने हैं, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपको बोनस भी मिल सकता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो इस तरह से हमने आज पूरा छत्तीसगढ़ पुलिस का पूरा डिटेल एनालिसिस किया है जो फॉर्म आया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से सब कुछ बता दूं। ठीक है, और आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप सबका वीडियो से बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि इसमें सिलेबस दिया है।
आपको और कहीं सिलेबस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, पूरा नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है, केवल उतना ही सिलेबस पढ़ लोगे बहुत है। मैंने फिजिक्स का वीडियो डाला है, रीजनिंग का वीडियो डाला है यूट्यूब में, आप उसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, पूरा उसी के हिसाब से पढ़ाया हुआ है। और छत्तीसगढ़ के लिए बघेल सरकार, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बघेल ट्यूटोरियल के, उन्होंने बहुत सारा वीडियो डाला है, वो भी आपके लिए यूजफुल होगा, उसको भी देखिएगा। चलिए, आप सबका इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ हाँ, सुमित जी बोलिए, क्या